बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पहुँच गए हैं चाइना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट दौरा है और जिस माहौल में जिस मौके पर ये दौरा हो रहा है, ये मौका भी बड़ा अहम है। ये दिन भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। खित्ते में एक जंग लगी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले 2017 में चाइना गए थे। अमरीकी सदर बहुत कम ही चाइना जाते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 में एक दौरा किया था। जब वो पहले अमरीकी सदर बने थे तो सदर बनने के बाद उन्होंने अमेरिका से एक दौरा किया चाइना का, और अब उन्होंने इस मरतबा फिर सदर बनने के बाद जब एक साल उनका मुकम्मल हो गया तो दूसरे साल में उन्होंने फिर से चाइना का दौरा किया है। अब डोनाल्ड ट्रंप चाइना पहुंचे हैं तो 4-5 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो वहाँ पे अंडर डिस्कशन आएंगी। नंबर एक तो ये है कि अमेरिका ईरान तनाज़ा जो है ये ज़रूर डिस्कस होगा। अब नए हुर्मुज़ से कैसे वहाँ से अब खोला जाए, यूरेनियम का क्या करना है, कौन सालसी कर सकता है। एक बात अमेरिका में बार बार की जा रही है कि अगर इस दौरे में कोई मामला हल ना हुआ या इस दौरे के ज़रिए से ईरान और अमेरिका के बीच में कोई जंगबंदी मुस्तकिल नहीं हो जाती, तो इस बात का बड़ा इम्कान है कि इस दौरे के कुछ दिनों के बाद अमेरिका एक बड़ा हमला कर सकता है ईरान पर। तो चाइना अमेरिका को पेशकश कर सकता है, क्योंकि ईरानियों से चाइना राब्ते में है और ईरानी वज़ीर ख़ारजा चीन गए भी थे और वहाँ पे बड़ी लंबी चौड़ी डिस्कशन हुई थी डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के हवाले से भी। तो चाइना बता सकता है कि वो क्या कुछ ऑफ़र कर सकता है ईरान की जानिब से अमेरिका को। और चीन एक ऐसा सालिस है जिसकी बात ईरान भी तस्लीम कर लेगा। वजह यह है कि चाइना जब गारंटी देगा तो फिर चाइना को पहरा भी देना पड़ेगा, और चाइना एक बड़ी पावर है जो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकती है। पाकिस्तान सालिस ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान अमेरिका को वापस टका के जवाब नहीं दे सकता। चाइना ये कर सकता है। तो एक तो ये है कि जो अमेरिका का और ईरान का तनाज़ा है, अब इस दौरे की अहमियत बहुत बढ़ गई है। जंग होनी है या नहीं होनी, इस दौरे के बाद हमें पता चलेगा। नंबर 2, ताइवान का मसला है, जहाँ पे अमेरिका की एक पोजीशन है कि ताइवान एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क है, जबकि चाइना उसे अपना हिस्सा कहता है। साउथ चाइना सी में बड़े तनाज़ात हैं, माजी में भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब रहे हैं। तो अब ये चीन और अमेरिका के बीच में एक मसला ये भी है। लेकिन जो बड़ा मसला है वो तजारती मामलात हैं, सरमायाकारी के मामलात हैं, एनर्जी की ज़रूरियात हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनमें चीन अमेरिका से आगे जा रहा है। मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि इस वक्त आगे कौन है, अमेरिका है या चाइना है, और दोनों के आदाद शुमार क्या है। मैं आपके सामने वो हैरान कुन चीज़ें रखूँगा कि आपको पता चलेगा कि दुनिया की सुपर पावर फ्यूचर में चाइना अगर बनने जा रहा है तो कैसे बनने जा रहा है। नंबर 4, दिफाई नुक्ता नज़र से अपने अपने मफादात हैं। दोनों ममालिक के अपने अपने इत्तहादी हैं, अपने अपने मफादात हैं। यानी चाइना के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं शुमाली कोरिया से, रशिया से, और अमेरिका के बहुत बुरे ताल्लुकात हैं रशिया से और शुमाली कोरिया से, और वो जनूबी कोरिया को सपोर्ट करते हैं, यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये तनाज़ात अपनी जगह पे, लेकिन सबसे बड़ा मसला दोनों ममालिक के बीच में जो होगा वो ट्रेड का होगा, आलमी तजारत का होगा, कारोबार का होगा। इन चीज़ों को ज़्यादा डिस्कस किया जाएगा। और ट्रंप के साथ जो टीम गई है उनमें ज़्यादातर तजारती लोग हैं, बड़े तगड़े लोग हैं। जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप चाइना का दौरा कर रहे हैं उस वक्त अमेरिकन मीडिया ने चाइना के हवाले से बहुत सारी ऐसी खबरें छापना शुरू कर दी हैं जो एंटी चाइना है। अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को भी इस बात का पता है कि जब तक हमारा मीडिया और हमारी अवाम चीन के खिलाफ सोचते रहेंगे और बोलते रहेंगे, तब तक हमारे दिफाई अखराजात बढ़ते रहेंगे। और दिफाई अखराजात बढ़ने का मतलब यह है कि जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है अमेरिका की, उनके पास बहुत सारा पैसा रहेगा। तो हर जगह पे दुनिया में जहाँ पे भी फौज होती है वो अपनी रेलिवेंसी को कायम रखने के लिए बदमनी या खौफ का एक निज़ाम जो है वो उसे कायम रखने की कोशिश करती है, ताकि लोग अपना पैसा बजट के ज़रिए से दिफाई अखराजात पे खर्च करते रहें। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में ये बताया गया कि हैरान कुन हद तक चीन अपने मिसाइलों की पैदावार को बढ़ा चुका है और वो इसे खतरे के तौर पे देख रहे हैं। वो कह रहे जी बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है और कई चीनी कंपनियों का सुराग लगाया गया है, और कोई 81 कंपनियों की फहरिस्त भी बताई गई है जो साजो सामान मुहैया करती हैं दिफाई, और इनकी आमदन के अंदर काफ़ी इजाफा हुआ है। बहुत तेज़ी से चीन जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रहा है। और ये भी बताया गया कि चीन के पास अब इस वक्त जो है वो 3150 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं। अब ये तो अंदाज़ा और तखमीना अमेरिका और अमेरिका की एजेंसियों का है। और चाइना ने 2015 से लेकर अब तक पिछले 10 साल में अपने बैलिस्टिक मिसाइलों का जो ज़ख़ीरा है उसमें 147% से ज़्यादा का इजाफा कर दिया है। तो अब चीनी असले के ऊपर बातचीत हो रही है उस वक्त जिस वक्त
अमेरिकी सदर चीन में मौजूद हैं। उसके अलावा चीन की जो आईटी कंपनियां हैं उनके कारनामे भी बड़े ज़ेर ज़बर के साथ अमेरिकी मीडिया में छापे जा रहे हैं कि किस तरह जब ईरान के ऊपर अमेरिका ने अटैक किया तो चाइनीज़ कंपनियों ने अमेरिका के जदीद तरीन तैयारों का ना सिर्फ सुराग लगाया बल्कि उनको ट्रैक किया, उनकी कम्युनिकेशन को सुना, और ये इल्ज़ाम लगाने के बाद उन कंपनियों पर पाबंदी भी अमेरिका की जानिब से लगाई गई। अब वो पाबंदियां इसको बड़ा फ़ख्र समझती हैं, वो कहती हैं देखें जी हमारी कैपेबिलिटी, हमारी कैपेसिटी है। अमेरिका जैसे मुल्क के जदीद तरीन तैयारों को ना सिर्फ डिटेक्ट किया बल्कि उनको ट्रैक किया, उनकी कम्युनिकेशन को सुना, उनके सिस्टम के अंदर हम घुस गए, तो ये तो हमारी कैपेसिटी है, हमारी कैपेबिलिटी है, और ये तो एतराफ़ है हमारी सलाहियतों का जो अमेरिका हमारे ऊपर पाबंदियां लगवा रहा है। तो अब ज़्यादा परवाह भी नहीं करती ये कंपनियां कि अमेरिका पाबंदी लगा रहा है या नहीं लगा रहा है, इस बात से इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इन्होंने ये दावा किया कि उन्होंने अमेरिकन B-2 बॉम्बर्स, जो बड़े खौफनाक तैयारे हैं, दुनिया के जदीद तरीन तैयारे हैं, वो कहते हैं जी हमने उनको भी पकड़ा और अपनी जो अमेरिका की एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है उसको हमने चैलेंज किया। इन्हें रडार पर देखना नामुमकिन समझा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीनी कंपनी का दावा है कि उन्होंने ओपन सोर्स डाटा, सैटेलाइट इमेजरी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए इन तैयारों का रास्ता दोबारा तश्कील दिया। अब ये जनाब मीडिया के अंदर चीन के कारनामे छप रहे हैं। लेकिन आ जाए अब उस बात की तरफ जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि अमेरिका और चाइना में इस वक्त आगे क्या है। लेकिन दुनिया में लड़ाई तो इकॉनमी की है ना, जिसकी बड़ी इकॉनमी वो उतना बड़ा होगा। फौजी कुव्वत एक बहुत बड़ा एलिमेंट ज़रूर है, लेकिन इकॉनमी सबसे बड़ा एलिमेंट है। फौजी कुव्वत को आप खुफिया भी रख सकते हैं, छुपा कर रख सकते हैं। अगर आप एक एटमी ताकत हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत बड़ी फ़ौज, बहुत सारे हथियार अपने पास रखें। आपके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स होने चाहिए और दूर तक मार करने वाले मिसाइल्स होने चाहिए। बहरहाल अमेरिका में मुकाबला चीन इकॉनमी में आ जाते हैं। 25 साल पहले चीन जो एक्सपोर्ट्स कर रहा था, आज से 25 साल पहले 2001 में, तो चाइनीज़ एक्सपोर्ट्स थी उस वक्त $256 अरब और अमेरिका कर रहा था $729 अरब, यानी लगभग 3 गुना आगे चल रहा था अमेरिका चीन से। और आज की तारीख में चीन $3,590 अरब की एक्सपोर्ट्स कर रहा है, यानी $3.59 ट्रिलियन, जबकि अमेरिका सिर्फ $1.9 ट्रिलियन की एक्सपोर्ट्स कर रहा है। तो चाइना लगभग दुगने के करीब पहुंच गया। दुगना तो नहीं पहुंचा लेकिन कुछ अरसे में दुगना हो जाएगा। अमेरिका से डबल के करीब चीन पहुंच गया है और उसकी एक्सपोर्ट्स में इतनी तेज़ी से 25 साल में इजाफा हुआ है। एक और चीज़ बड़ी अहम होती है कि आपने कितना सामान बनाकर दुनिया को भेजा और कितना सामान आपने दुनिया से मंगवाया। इससे पता चलता है कि तिजारती नुक्ता नज़र से आप खसारे में हैं या मुनाफे में हैं। तो चीन ने 3.59 ट्रिलियन की ट्रेड की, दुनिया को सामान भेजा एक्सपोर्ट्स की, और 2.58 ट्रिलियन का सामान मंगवाया अपने मुल्क में। तो इसका जो सरप्लस है या जो मुनाफा है चाइना का, वो $1 ट्रिलियन से ज़्यादा का है। अमेरिका ने दुनिया को $1.9 ट्रिलियन का सामान भेजा और 3.12 ट्रिलियन का सामान मंगवाया। तो अमेरिका का जो ट्रेड का डेफिसिट है या खसारा है, अमेरिका का जो तिजारती खसारा, वो $1.3 ट्रिलियन है, यानी $1300 अरब का खसारा है अमेरिका का। तो ये चाइना और अमेरिका का एक बहुत बड़ा फ़र्क है। फिर अमेरिका और चीन की जो आपस की तिजारत है ना, उसमें भी चीन बहुत आगे है। चीन अमेरिका को $453 अरब का सामान देता है पिछले साल, जबकि अमेरिका से वो $145 अरब का सामान लेता है। ये एक ऐसा फ़र्क है जहाँ पे फिर अमेरिका खसारे में है। अमेरिका अपने दिफा के ऊपर $954 अरब खर्च करता है, जो उसके टोटल GDP का, जो कुल उसकी कौमी पैदावार है, उसका 3.1% बनता है। $954 अरब ये अमेरिका खर्च करता है अपने दिफा के ऊपर, जबकि चीन अपने दिफा के ऊपर इससे काफ़ी कम पैसे खर्च करता है, $336 अरब, और ये उसकी GDP का 1.7% है। यानी चाइना बहुत कम पैसा खर्च करता है, लेकिन इसके बावजूद चाइना एक बहुत बड़ी और मजबूत मिलिट्री पावर बन चुका है और उसने अपने हथियारों का लोहा मनवाया, चाहे पाकिस्तान के जरिए मनवाया। चीन जो है इस वक्त दुनिया के अंदर जितनी भी एक बड़ी मार्केट, दुनिया की सबसे बड़ी और तगड़ी मार्केट बन गई है इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की, कि इलेक्ट्रिक कारें आपने पूरी दुनिया को सप्लाई करनी है। तो चाइना इस मार्केट का लगभग 48% कंट्रोल कर चुका है। दुनिया में 48% इलेक्ट्रिक गाड़ियां चीन की हैं, जबकि अमेरिका दुनिया की मार्केट में सिर्फ 10% इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना सका। तो चीन इस शोबे में भी बहुत आगे है। फिर जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं,
फ्यूचर में पूरी दुनिया ने जिनसे कंट्रोल होना है। ये 17 मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं, इनके ऊपर एक वीलॉग करेंगे, आपको बताएंगे ये क्या होता है और किस काम आते हैं और किस तरह निकाले जाते हैं, दुनिया को इसका नुकसान क्या हो रहा है और कौन से मुल्क इसको इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं कि दुनिया के आधे से ज़्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स वो चाइना के कंट्रोल में है और यानी 44 मिलियन टन चीन के पास रेयर अर्थ मिनरल उसके कंट्रोल में है। ब्राज़ील के पास 21 है, वो दूसरे नंबर पे है। तीसरे पे इंडिया है, उसके पास 7 मिलियन टन है। और ऑस्ट्रेलिया अगले नंबर पे है, उसके बाद 6 मिलियन टन है। उसके बाद रूस है 4 मिलियन टन है। फिर वियतनाम है 4 मिलियन टन है। और अमेरिका उसके बाद आता है 2 मिलियन टन उसके पास रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। अब ये क्यों डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी हुकूमतें या अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट रेयर अर्थ मिनरल्स के पीछे भाग रही हैं? क्यों ये यूक्रेन को, पाकिस्तान को, वेनेजुएला को, इवन ग्रीनलैंड के अंदर भी उतने ही रेयर अर्थ मिनरल्स मौजूद हैं जितने अमेरिका में। तो ये क्यों सबने इतना रोला डाला हुआ है? क्योंकि अमेरिका ये जानता है कि ये रेयर अर्थ मिनरल्स उनको चाहिए और उसके लिए वो जोर लगा रहे हैं। बहुत आगे है इस शोबे में चाइना अमेरिका से। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा अजीबोगरीब काम किया। वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करते रहते हैं। वो चीन जाने से पहले उन्होंने एक पोस्ट लगा दी सोशल मीडिया पे, उसमें उन्होंने एक नक्शा दिखाया और वो नक्शा है वेनेजुएला का नक्शा दिखाते हुए उसके ऊपर लिखा हुआ है कि 51st स्टेट, यानी अमेरिका की 50 रियासतें हैं। वो ये कहते हैं वेनेजुएला को हम अपनी 51वीं रियासत बनाएंगे, यानी वेनेजुएला को अमेरिका का हिस्सा डिक्लेयर कर दिया एक तरीके से अमेरिकी सदर ने। अब ये ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त जिस किस्म की जहनी हालत का शिकार हैं, वो इस किस्म का कोई काम कर भी सकते हैं, अनाउंस भी कर सकते हैं। इस वक्त उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो पब्लिक को राज़ी कैसे करें। शायद इस दौरे से डोनाल्ड ट्रंप को कुछ थोड़ा बहुत मिल जाए, लेकिन ऐसा फिलहाल दिखाई नहीं देता। अमेरिका के अंदर एक और एतराफ़ हुआ है और ये अमेरिकी सेनेट में हुआ, कहीं और नहीं हुआ। ईरान अमेरिका जंग में 39 अमेरिकी तैयारे तबाह हुए हैं। ये अमेरिकी रुकन कांग्रेस ने इस बात को तस्लीम किया। ये एडवर्ड केस ने सेनेट कमेटी में खसूसी समाअत के दौरान पेंटागन के CFO ब्रस्ट पर सवालात की भरमार कर दी। तहम ईरान जंग में अमेरिका को नुकसान का पूछा तो ब्रस्ट कई सवालों का जवाब गोल मोल करते रहे। तो कांग्रेसमैन एडवर्ड केस ने लड़ाका तैयारों की तबाही से मुताल्लिक जब सवालात उठाए और हवाला दिया और ये कहा कि अमेरिकी वेबसाइट द वार जोन की रिपोर्ट के मुताबिक 39 रोज़ तक जारी अमेरिका ईरान जंग के दौरान अमेरिकी फ़ज़ाइया के 13,000 परवाज़ें की अमेरिकी फ़ज़ाइया ने। ताहम इस दौरान अमेरिका के 39 तैयारे तबाह हुए और मज़ीद 10 तैयारों को मुख्तलिफ नौइयत का नुकसान हुआ। ये तो फिर बन जाते हैं वो 50 के करीब। अब वेबसाइट ने दावा किया था कि तबाह होने वाले तैयारों की असल तादाद इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। अब ये सारा कुछ जो है वो अमेरिकी कांग्रेस के अंदर हो रहा है और कांग्रेसमैन जो है वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं और लगातार बात कर रहे हैं, सवालात की बौछार कर रहे हैं। और ये भी दावा किया जा रहा है कि 39 अमेरिकी तैयारे इस लड़ाई के अंदर वो तबाह हो गए। नाज़रीन, अब पाकिस्तान के अंदर जो खबरें हैं उनकी तरफ आप आ जाएं। गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ इंतखाबी इत्तेहाद किया उससे इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया। इसका सादा मतलब पता क्या है? इसका सादा मतलब ये है कि ये निज़ाम सारा कुछ करने के बावजूद, पूरा जोर लगाने के बावजूद, इमरान खान साहब को, उनकी फैमिली को, उनकी पार्टी को दीवार से लगाने के बावजूद, मखसूस नशिस्तें छीनने के बावजूद, इमरान खान साहब की एक आंख की बिनाई ज़ाया करने के बावजूद, उसे कैद तन्हाई में डालने के बावजूद, आलमी सतह पे शटल कॉक बनने के बावजूद, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, ट्रंप से तारीफ़ें करवाने के बावजूद आज भी जेल में कैदी नंबर 804 का मुकाबला ये निज़ाम नहीं कर सकता। इन्होंने सारा कुछ करके देख लिया। मैंने कहा था कि ये उल्टे भी लटक जाए ना तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमरान खान को जो इज़्ज़त दी है वो ये नहीं छीन सकते, क्योंकि इज़्ज़त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देता है, वही उसका मालिक है और वो आप किसी से उसकी इज़्ज़त छीन नहीं सकते। तो इमरान खान साहब की मकबूलियत इनके काबू नहीं आ रही और इसका एक बहुत बड़ा सबूत ये है कि आज सब कुछ करने के बावजूद जब ये गिलगित बल्तिस्तान में इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ने जाते हैं तो वहाँ 2 साल के बाद एक मरतबा फिर इन्हें वही भोंडी हरकत करनी पड़ती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ी जमात का इंतखाबी निशान छीन लिया जाए। ये है इस निज़ाम की टोटल औकात। आप बिला वजह घबराए रहते हैं। मैं पाकिस्तानियों से मुखातिब हूँ कि पाकिस्तानियों इनकी यही औकात है, ये इसी काबिल है। आप बिला वजह इनसे डरते हैं, इनसे घबराते हैं, इनकी इतनी औकात है। ये आज भी इमरान खान का मुकाबला करने के लिए फाउल खेल रहे हैं।
ये मैदान में कभी आपका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। और जिस दिन आप मैदान में निकलेंगे, आप देखेंगे इनको सरेंडर करते हुए, अपने सामने घुटने टेक कर झुकते हुए आप देखेंगे, फिर आप इनसे इनका काम करवा लीजिएगा। तो ये निज़ाम जो है उसने अपनी शिकस्त तस्लीम की है इमरान खान के सामने, एक मरतबा फिर इंतखाबी निशान वाला गंद मार के। नाज़रीन, पाकिस्तान में हुकूमत ने 28वीं आईनी तरमीम के लिए कोशिशें तेज़ कर दी हैं। दो चीज़ें हैं जिसके ऊपर इस वक्त काम हो रहा है। एक तो 28वीं आईनी तरमीम करवानी है और हर हाल में करवानी है, और कोशिश ये है कि इस 28वीं आईनी तरमीम को बजट से पहले पहले पास करवा लिया जाए। और दूसरा, बजट भी पास करवाना है। बजट पास करवाना हुकूमत के लिए कोई मसला तो अब है नहीं, क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने 17 सीटों से बढ़ाते बढ़ाते मखसूस नशस्तें लेकर दी। बहुत सारे MNAs को डिस्क्वालीफाई करके उनकी जगह पे PMLN के बंदे लाए गए। तो करते कराते उनको सादा अक्सरियत दिलवा दी है। वो बजट तो अपना पास कर ही लेंगे। अब पीपल्स पार्टी और PMLN ने बजट में क्या बातचीत करनी है या क्या बहस करनी है? वो तो IMF ने बना बनाया बजट देना है। और ये बात अब मैं नहीं कर रहा, ये बात हकूमती वज़रा खुद करते हैं कि हम बजट IMF से मुशावरत से बना रहे हैं, IMF की शराइत के मुताबिक अपना बजट बना रहे हैं। IMF हमें बताएगा कि हमने बजट क्या बनाना है और क्या नहीं बनाना। ये हुकूमती वज़रा खुद तस्लीम कर रहे हैं। इमरान खान के दौर में जो लोग इल्ज़ाम लगाते थे कि इमरान खान के ऊपर दबाव है IMF की शराइत मानने का, वो लोग आज IMF की शराइत के मुताबिक बजट बनाने पर फ़ख्र महसूस करते हैं। कितना फ़र्क आ गया पाकिस्तान में। इमरान खान के दौर में ज़रा IMF के साथ बातचीत भी होती थी ना, तो पाकिस्तान के मीडिया पे एंकर्स नाच नाच के घुंघरू तोड़ देते थे कि ये क्या हो गया। हम सब बहुत तनकीद करते थे। लेकिन आज IMF कर्जे की एक किस्त देता है तो हम सारे खुशी के साथ ये अनाउंस करते हैं कि पाकिस्तान को बहुत बड़ी मुआशी कामयाबी मिल गई। तो बहुत फ़र्क है। फ़र्क सिर्फ ये है कि उस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के ख़िलाफ़ थी और आज की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत के साथ खड़ी हुई है। मईशत का जो गेम चेंजर था SIFC, ये अंसार अब्बासी साहब ने भी खबर दी है, उसका 16 महीने में अभी तक एक भी इजलास नहीं हुआ। यानी एक तरफ आसिम मुनीर ने कहा था गेम चेंजर है, ये कर देंगे वो कर देंगे, खुद इसके अंदर आकर बैठ गए, जर्नैल इसके अंदर बैठा दिए। मैंने पहले कहा था कि जर्नैल लड़ाई के लिए भर्ती होते हैं, इनके हाथ में बंदूक है, इनका दिमाग कम काम करेगा। जिसके हाथ में भी आप बंदूक दे देंगे ना, जिसके हाथ में हथियार होगा, उसका दिमाग थोड़ा सा कम काम करेगा। वो इसलिए कि उसे लगेगा ज़्यादातर काम तो मैं बंदूक से निकाल लेता हूँ, तो मुझे क्या ज़रूरत है अपने दिमाग का इस्तेमाल करने का। तो फौज का ये काम नहीं होता, उनका काम लड़ाई है। और लड़ाई में भी देखें फैसले हुकूमत ने करने होते हैं, क्योंकि फ़ौज की इतनी इंटेलिजेंस नहीं होती कि वो इन मामलात को समझे। लिहाजा हुकूमत को हमेशा फ़ौज से अलग रखा जाता है और कोशिश की जाती है कि इनके दरमियान सिर्फ ऑर्डर का एक राब्ता हो कि हुकूमत इनको ऑर्डर दे और ये अपना काम करे। अब देखें दुनिया में वहीं पे ममालिक कामयाब है। अमेरिका के अंदर वहाँ सेनेट में कांग्रेस में बुला लेते हैं और बुलाकर अमरीकी फ़ौजी अफसरान को, इंटेलिजेंस अफसरान को वो ऐसे सवाल जवाब करते हैं और वो जवाब बेचारों को देना पड़ता है। इधर आर्मी चीफ से सवाल करते हुए 10 दफ़ा तो पहले उसकी तारीफ़ करनी पड़ती है और अपने मुहब्बे वतन होने के सबूत देने पड़ते हैं, फिर कुछ बयानात देने पड़ते हैं और उसके बाद फिर आप डरते डरते एक सवाल करते हैं आर्मी चीफ से। तो ये तो अजीबोगरीब पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है। तो नाज़रीन, 28वीं आईनी तरमीम की भी कोशिश हो रही है, बजट की भी तैयारियां हो रही हैं, और एक पॉलिटिकल पार्टी है जो अपोजिशन में है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। दिलचस्प बात यह है कि अपोजिशन की कोई तैयारी नहीं है। अपोजिशन ना 28वीं तरमीम के लिए तैयार है। मैंने आपको आज से 6-7 माह पहले बता दिया था और लगातार बताया था कि 28वीं आईनी तरमीम आएगी। अभी आपको 2 हफ्ते पहले दोबारा बताया कि 28वीं आईनी तरमीम के ऊपर तेज़ी से काम हो रहा है। कोई 1.5 माह पहले भी मैंने एक वीलॉग किया था, उसमें भी बताया था कि ये उस पर तकरीबन काम मुकम्मल कर चुके हैं। अब इन्होंने सिर्फ 28वीं आईनी तरमीम पास करवानी है। जरदारी और बिलावल पे दबाव डाल रहे हैं कि अच्छे बच्चों की तरह इसको पास करवाओ। बिलावल को भी पता चले ना ब्रूट मेजॉरिटी होती क्या है। बड़े चौड़े होकर आकर उन्होंने कहा था ब्रूट मेजॉरिटी से हम ये आईनी तरमीम करवा लेंगे। यानी सारी ज़िंदगी नाना ने और माँ ने जो है वो जमहूरियत के नाम के ऊपर गुजार दी। इन्होंने जनाब गड़ी खुदा बख्श की कब्रों के ऊपर जमहूरियत के अलम बुलंद किए और उसके बाद डिक्टेटर की गोदी में बैठ गए जाके बाप बेटा दोनों। तो इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी जमहूरियत का गला दबाने में। नाज़रीन, अब यहाँ पे PTI की तैयारी होनी चाहिए थी बतौर अपोजिशन। बजट के मामले पे, 28वीं तरमीम के मामले पे वो असेंबली में आपस में लड़ रहे हैं। वहाँ उन्होंने पोल खोल दिया कि इकबाल अफरीदी का बेटा जो है उसने इटली में असाइलम अप्लाई किया हुआ है। वो बेशुमार पाकिस्तानियों ने असाइलम अप्लाई किया हुआ है। इधर कितने ही पाकिस्तानियों ने मुझे कहा कि जनाब आप बताएं कि पाकिस्तान में हालात क्या है, एक लेटर हमें लिख दें,
हमें असाइलम मिल जाएगा इस मुल्क से, हम पाकिस्तान वापस नहीं जा सकते, एजेंसियां हमें पकड़ के मार देंगी, वो हमारे साथ बहुत जुल्म और ज़्यादती करते हैं। बहुत सारे लोगों ने असाइलम लिया हुआ है पाकिस्तान से बाहर आकर। सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये पाकिस्तान की कौन सी नेकनामी करवा रही है। जो भी मुल्क असाइलम देता है वो ऐसे ही नहीं दे देता, वो पूरी तहकीकात करके देता है। और पूरी दुनिया में ये परसेप्शन बना हुआ है कि पाकिस्तानी शहरी पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा जुल्म और फस्तायत का शिकार है और उनको बाहर आकर असाइलम लेना पड़ता है। अब इकबाल अफरीदी साहब बदमज़ा थे, वहाँ पे वो एक अजीबोगरीब लड़ाई हो गई, तो पीटीआई वाले आपस में लड़ रहे हैं और हुकूमत जो है वो चुप करके 28वीं आईनी तरमीम और अपने बजट की तैयारी कर रही है। इस वक्त ना नादरीन, निज़ाम के साथ एक ही आदमी लड़ रहा है जिसका नाम इमरान खान है, और उसके करीबी साथी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेचारे कुर्बानियाँ दे रहे हैं, या आम पाकिस्तानी हैं वो लड़ रहे हैं, या सोशल मीडिया के ऊपर लोग हैं, या ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो कुर्बानी दे रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पे जिन लोगों ने वोट दिया उनमें से अक्सर लोग जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार हैं, घबराहट का शिकार हैं, परेशानी का शिकार हैं, और उन्हें समझ नहीं आ रही है क्योंकि लीडर जेल के अंदर है, अंदर से कोई कमांड नहीं आ रही, और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। नाज़रीन, ये जो औरत पकड़ी गई है ना, इसके ऊपर बड़ा रोला पड़ गया पाकिस्तान में। मीडिया इसी को दिखाई जा रहा है। ऐसा लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि इसको जितना उठा सकते हो उठाओ ताकि दीगर मामला दब जाए। अब मीडिया को एक टॉपिक मिल गया उठाने के लिए, अनमोल पिंकी का। वैसे मैंने पाकिस्तान में ना 2 ऐसी मुलजिमा देखी हैं जिनको प्रोटोकॉल पुलिस की जानिब से दिया गया इस नौइयत का। वैसे तो हर तरफ मुजरिमों को प्रोटोकॉल ही मिलता है अगर आप एस्टेब्लिशमेंट के मफाद के खिलाफ नहीं है तो। एक मैंने मरियम नवाज़ को ऐसा प्रोटोकॉल देखा था और एक मैंने अनमोल पिंकी का ऐसा प्रोटोकॉल देखा। दोनों को ज़बरदस्त प्रोटोकॉल पुलिस ने दिया। याद है मरियम नवाज़ जब आती थी पेशियों पे तो उसका कलम नीचे गिर गया तो उठा के दिया गया, पुलिस वाले उसको सलूटे मारते थे, उसको प्रोटोकॉल देते थे, उसका ख्याल रखते थे मरियम नवाज़ का। और वो भी इसी तरह दंदनाती हुई चौड़े होके फुल हैं कि जनाब हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे, धमकियाँ भी लगाते थे। नैब को इन्होंने धमकी लगाई तफ्तीश में कि हमारी बारी आ जाएगी फिर हम तुम्हें बताएंगे। वो बेचारे नैब वाले सारे अब डरे डरे रहते हैं, कई बेचारे निशाने इबरत बन भी गए हैं। रिजवान साहब आपको याद होगा, उनका तो इंतकाल हो गया, जो शहबाज शरीफ फैमिली की सारी इंक्वायरी कर रहे थे। तो मैंने एक मरियम नवाज़ और एक ये अनमोल पिंकी, इन दोनों को देखा कि इन्होंने पुलिस का प्रोटोकॉल बतौर मुलजिमा हासिल किया है। और भी बहुत सारे होंगे। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।